सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं, विषय राजनीति विज्ञान, अध्याय 7, समकालीन विश्व में सुरक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, 11 सितंबर 2001 को किस देश पर आतंकवादी हमला हुआ? उत्तर, 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ। प्रश्न क्रमांक 2, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? उत्तर, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। प्रश्न क्रमांक 3, पाकिस्तान ने सन 1988 में कौन सा मिसाइल बनाया? उत्तर, पाकिस्तान ने सन 1988 में गौरी मिसाइल बनाया। प्रश्न क्रमांक 4, भारत के कौन कौन से पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार है? उत्तर, भारत के पड़ोसी देश चीन तथा पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। प्रश्न क्रमांक 5, प्रव्रजन अर्थात माइग्रेशन क्या है? उत्तर, लोगों के द्वारा एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना ही प्रव्रजन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 6, मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा कब की गई? उत्तर, मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 में की गई। प्रश्न क्रमांक 7, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? उत्तर, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किया। प्रश्न क्रमांक 8, वारसा संधि कब हुई? उत्तर, वारसा संधि सन 1955 में हुई। प्रश्न क्रमांक 9, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किस देश ने किया? उत्तर, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार अमेरिका ने किया। प्रश्न क्रमांक 10, प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, सुरक्षा क्या है? उत्तर, सुरक्षा का अर्थ है गंभीर खतरों से आज़ादी पाना, गंभीर खतरों को रोकने का उपाय करना ताकि हमारा केंद्रीय मूल्य सुरक्षित रहे। प्रश्न क्रमांक 12, सुरक्षा की कितनी धारणा है? उत्तर, सुरक्षा की 2 धारणाएं हैं। पहला पारंपरिक धारणा, दूसरा अपारंपरिक धारणा। प्रश्न क्रमांक 13, विश्वास बहाली सुरक्षा का एक नियम है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत सुरक्षा का एक उपाय यह भी है कि विश्व के विभिन्न देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना का विकास किया जाए। प्रश्न क्रमांक 14, निःशस्त्रीकरण क्या है? उत्तर, निःशस्त्रीकरण का अर्थ है अस्त्र शस्त्रों का अभाव या अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करना। प्रश्न क्रमांक 15, आतंकवाद क्या है? उत्तर, आतंकवाद का अभिप्राय हिंसा के द्वारा लोगों में भय उत्पन्न करना, भय उत्पन्न करने के पीछे किसी संगठन अथवा समूह का कोई निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना होता है। प्रश्न क्रमांक 16, मानव अधिकार क्या है? उत्तर, मानव अधिकार का अर्थ अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का अधिकाधिक विकास करना है। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सुरक्षा क्या है? इसकी धारणाओं को लिखिए। उत्तर, सुरक्षा का सामान्य रूप से तात्पर्य किसी खतरे से मानव मात्र का बचाव करना है। सुरक्षा संबंधी धारणाएं, सुरक्षा की 2 धारणाएं हैं। पहला परंपरागत धारणा और दूसरा अपरंपरागत धारणा। सुरक्षा की परंपरागत धारणा के अंतर्गत पहला बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा का पक्ष सुरक्षा का सबसे गंभीर पक्ष रहा है। पारंपरिक रूप में राष्ट्र को जब भी खतरा महसूस होता है तो वह बाह्य आक्रमण के कारण महसूस किया जाता है। बाहरी खतरे से सुरक्षा हेतु हमारे देश के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, आक्रमणकारी देश की बात मान ले, यानी आत्मसमर्पण। दूसरा, आक्रमणकारी देश का सामना करने को तैयार रहे। तीसरा, आक्रमणकारी को पराजित किया जाए तथा उसे अपने कदम वापस लेने के लिए बाध्य किया जाए। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा। पारंपरिक सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण पक्ष आंतरिक सुरक्षा भी है। यह मुख्य रूप से अच्छी अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, आंतरिक शांति पर निर्भर है। व्यवहारिक रूप से आंतरिक सुरक्षा बाह्य सुरक्षा का आधार है। दूसरा, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की गैर परंपरागत धारणा में एक देश को केवल दूसरे देश के सैन्य खतरों की ही चिंता नहीं रहती, बल्कि अन्य स्रोतों से भी होने वाले खतरों की चिंता होती है। देश के नागरिकों को विदेशी सेना के साथ साथ देश की सरकारों के हाथों से भी बचाना आवश्यक होता है। एक राष्ट्र प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद, महामारियों को समाप्त करके लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, निःशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, निःशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रों में परस्पर अविश्वास व सुरक्षा का भय है।
मुख्यतः महाशक्तियाँ परस्पर निःशस्त्रीकरण की वार्ता करते हुए एक दूसरे पर अविश्वास करती है तथा एक दूसरे की महाशक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा समझती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों की सुरक्षा की गारंटी न मिलना भी निःशस्त्रीकरण के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। तीसरा, छोटे राष्ट्रों में महाशक्तियों के समान शक्तिशाली बनने की लालसा के कारण वे निःशस्त्रीकरण की ओर उदासीन हैं। वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों के भंडार में वृद्धि करने के इच्छुक है। चौथा, निःशस्त्रीकरण की व्याख्या प्रत्येक राष्ट्र अपने अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर ही करता है। परिणाम स्वरूप निःशस्त्रीकरण की वार्ता विफल हो जाती है। पांचवा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के दो गुटों में बढ़ जाने के कारण शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसके कारण रूस और अमेरिका के मध्य जबरदस्त शस्त्रीकरण की होड़ लग गई। अतः यह कहा जा सकता है कि निःशस्त्रीकरण को सफलतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से तभी लागू किया जा सकता है जब राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार में परिवर्तन हो। विश्व के सभी छोटे बड़े राष्ट्र परस्पर आपसी विवादों को हल करने के लिए युद्ध की भयानकता व निरर्थकता को स्वीकार कर ले तथा हृदय से निःशस्त्रीकरण सिद्धांत को स्वीकार कर ले। प्रश्न क्रमांक 3, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि अर्थात सीटीबीटी सन 1996 में परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में सीटीबीटी एक नवीनतम कदम है। सीटीबीटी के मसौदे को 10 सितंबर सन 1996 को महासभा ने 3 के मुकाबले 158 मतों से पारित कर दिया। इसमें केवल भारत, भूटान और लीबिया ने इसके विपक्ष में मत दिया। मार्च 1997 में महासभा द्वारा पारित संधि के प्रारूप को व्यवहारिक रूप देने के उद्देश्य से वियना में सीटीबीटी संगठन की स्थापना की गई। सितंबर सन 1997 तक इस संधि पर 146 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। भारत, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया ने इस संधि को भेदभाव बताते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यह संधि सभी प्रकार के आणविक शस्त्र संबंधी विस्फोट परीक्षण को प्रतिबंधित करती है, लेकिन परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने परमाणु शस्त्रों को समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर नष्ट करने की बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि उनका आणविक निःशस्त्रीकरण में विश्वास नहीं है। प्रश्न क्रमांक 4, आतंकवाद के कारण लिखिए। उत्तर, आतंकवाद का अभिप्राय। साधारणतः आतंकवाद का अभिप्राय हिंसा के द्वारा लोगों में भय उत्पन्न करना है। आतंक उत्पन्न करने के पीछे किसी संगठन अथवा समूह का कोई निश्चित लक्ष्य प्राप्त करना होता है। यह लक्ष्य राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और व्यक्तिगत भी हो सकता है। आतंकवाद में ऐसे बर्बर हिंसक तरीकों को अपनाया जाता है जिन्हें आज के सभ्य मानवतावादी समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आतंक का एक अभिप्राय भय उत्पन्न करना है। भय उत्पन्न करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करना ही आतंकवाद है। आतंकवादी की कार्यप्रणाली। आतंकवादी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामान्यतः इन प्रमुख प्रणालियों को अपनाते हैं। पहला, राजनयिकों व प्रमुख हस्तियों का अपहरण करना। दूसरा, विमान, बस या सार्वजनिक वाहनों का अपहरण करना। तीसरा, सार्वजनिक नेताओं की हत्या। चौथा, तोड़फोड़ करना व आगजनी करना। पांचवा, बम विस्फोट, मानव बम, जैविक हथियार, रासायनिक हथियार आदि। छठवां, घृणा का वातावरण फैलाकर लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निर्दोष साधारण जनों की व्यक्तिगत या सामूहिक हत्या करना। आतंकवाद के मूलभूत कारण इस प्रकार है। पहला, शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियाँ। स्वतंत्रता और नवीन संविधान लागू होने के बाद भी यहाँ शोषण और अन्याय में कोई कमी नहीं आई। केवल आर्थिक और सामाजिक न्याय के नारे लगाए गए। इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। शोषित वर्ग की तरफ से शासन का ध्यान तभी जाता है जब वे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। दूसरा, शासक वर्ग की कथनी और करनी में भेद। भारत में पिछले कुछ दशकों से भ्रष्टाचार उच्चतम स्तर से लेकर निम्न स्तर तक भीषणतम रूप में फैला हुआ है। इसके अलावा शासक वर्ग के कथनी और करनी में भेद होता है। इसके बावजूद राजनेताओं, अधिकारियों, उद्योगपतियों के वैभव और शान शौकत को देखकर समाज के शोषित वर्ग, निर्धन वर्ग, नवयुवक वर्ग में भारी आक्रोश भर जाता है। तीसरा, कानून और न्याय व्यवस्था में कमियां। प्रशासन की विभिन्न इकाइयों में जैसे विभिन्न राज्यों के पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बलों, गुप्तचर पुलिस बल, इनमें उचित सहयोग की कमी का होना, शासन की आतंकवादी के विरुद्ध स्पष्ट नीति का न होना, आतंकवादियों को तत्काल दंडित करने की व्यवस्था का न होना ही आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है। चौथा, बेरोजगारी। एक अनुमान के अनुसार भारत में शिक्षित, अशिक्षित, पूर्ण रोजगार और अर्ध बेरोजगार कुल मिलाकर के 15 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार है। बेरोजगारी की यह स्थिति आतंकवाद का एक बड़ा आधार तैयार करती है। पांचवा,
अवैध शस्त्र निर्माण। आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने का एक प्रमुख कारण यह है कि भयानक और आधुनिकतम शस्त्र अवैध रूप से प्राप्त कर लेना बहुत सरल हो गया है तथा अवैध हथियारों के निर्माण का धंधा भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। छठवां, आतंकवादी तत्वों को प्रश्रय। राजनीति में संलग्न व्यक्ति व्यक्तिगत व राजनीतिक लाभ के लिए अपराधी व आतंकवादी तत्वों को प्रश्रय देते हैं एवं प्रोत्साहित भी करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, निशस्त्रीकरण का आशय एवं पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, निशस्त्रीकरण का आशय। निशस्त्रीकरण वह कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शस्त्रों के अस्तित्व और उसकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम अथवा समाप्त करना है। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता या पक्ष में तर्क। पहला, विश्व शांति की स्थापना के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता और तनावपूर्ण स्थितियां ही युद्ध के वास्तविक कारण हैं, क्योंकि इनसे ही शस्त्रास्त्रों की प्रतिस्पर्धा आरंभ होती है जिसका अंतिम परिणाम युद्ध और विनाश होता है। निशस्त्रीकरण के माध्यम से इसे रोककर विश्व शांति स्थापित किया जा सकता है। दूसरा, आर्थिक हानि से बचने के लिए। अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में बहुत पैसा बर्बाद होता है, निशस्त्रीकरण से इस बर्बादी से बचा जा सकता है। तीसरा, आणविक अस्त्र शस्त्रों से बचने के लिए। वर्तमान युग में आणविक युद्ध एवं विनाश से बचने का एकमात्र मार्ग निशस्त्रीकरण है। चौथा, पर्यावरण की रक्षा के लिए आवश्यक। परमाणु परीक्षणों ने पर्यावरण को बहुत प्रदूषित कर दिया है, निशस्त्रीकरण के माध्यम से इससे बचा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 6, निशस्त्रीकरण की दिशा में भारत के प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, निशस्त्रीकरण की दिशा में भारत के प्रयास इस प्रकार हैं। पहला, भारत ने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पूर्ण निशस्त्रीकरण का पक्ष लिया। दूसरा, सितंबर सन 1973 से श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में महाशक्तियों से आणविक शस्त्र भंडार समाप्त करने की अपील की गई। तीसरा, निशस्त्रीकरण के माध्यम से विश्व शांति के लिए भारत, अर्जेंटीना, ग्रीस, मैक्सिको, स्वीडन और तंजानिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलकर एक अभियान प्रारंभ किया गया। चौथा, दिसंबर सन 1987 में निशस्त्रीकरण के संबंध में अमेरिका और रूस के मध्य संधि संपन्न हुई। इस संधि का भारत ने स्वागत किया। पांचवा, भारत आणविक शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को रोकने तथा पूर्ण निशस्त्रीकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का समर्थक है। प्रश्न क्रमांक 7, आतंकवाद एवं हिंसा को समाप्त करने के उपाय सुझाइए। उत्तर, आतंकवाद एवं हिंसा को समाप्त करने के लिए हम उपाय इस प्रकार कर सकते हैं। पहला, विश्व के विभिन्न देश आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण के लिए परस्पर सहयोग करें। दूसरा, आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित देशों को विश्व स्तर पर आतंकवादी घोषित कर प्रतिबंध लगाया जाए। तीसरा, किसी भी राष्ट्र द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। चौथा, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बेरोजगारी, अशिक्षा, सांप्रदायिकता को समाप्त किया जाना चाहिए। पांचवा, आतंकवाद के जन्म के कारण ढूंढना चाहिए तथा उसकी समस्या अगर समाधान करने योग्य हो तो उसका तुरंत समाधान करना चाहिए। सातवां, आतंकवाद निरोधक संयुक्त राष्ट्र सेना का गठन कर उसे यह कार्य सौंपा जाना चाहिए। सातवां, आतंकवाद को रोकने हेतु कठोर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए। आठवां, धार्मिक व वैचारिक कट्टरता का निषेध करके धार्मिक और वैचारिक समन्वय की भावना का विकास करना चाहिए। सारांश यह है कि विश्व स्तर पर मानसिकता में बदलाव आतंकवाद का एकमात्र उपचार हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 8, सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं? किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी भी मौजूद है। इस सैन्य गठबंधन के उद्देश्य भी बताएं। उत्तर, किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश सैन्य गठबंधन बनाते हैं। दूसरा, नाटो एक बहुत शक्तिशाली गठबंधन है जो आज भी मौजूद है। इस गठबंधन के उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में सभी अमेरिकी और पश्चिमी यूरोपीय देशों की सामूहिक सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना और पश्चिमी देशों के सैन्य, वैचारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वर्चस्व को बनाए रखना है। वह किसी भी अपने मित्र देश या उन देशों को जो उन्हें तेल इत्यादि प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं, उन्हें अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के अनुकूल बनाए रखने के लिए अपनी मनपसंद सरकार और राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखने में इच्छुक है। वे किसी अन्य देशों को वहां अपनी सत्ता स्थापित करने या राजनीतिक व्यवस्था को उनके प्रतिकूल बनाने की इजाज़त किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहते। प्रश्न क्रमांक 9, पोटा क्या है? उत्तर, आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। 26 मार्च सन 2002 को संसद की संयुक्त बैठक में पोटा आतंकवाद निरोधक विधेयक पारित किया गया।
जिसे 2 अप्रैल सन 2002 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया। कोटा के तहत गिरफ्तारी में 1 वर्ष तक जमानत नहीं होती, 90 दिन तक हिरासत में रखने, उम्र कैद, कत्लेआम मचाने वाले को मौत की सज़ा, आतंकवाद की सद्भावना करने वाले की संपत्ति को जब्त करने, पुलिस द्वारा टेलीफोन टेप करने का अधिकार शामिल है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।